डैम फटा और हुई सिक्किम में जबरदस्त तबाही। चुंगथांग डैम, जिसे तीस्ता ऊर्जा डैम भी कहा जाता है, ये सिक्किम का तीस्ता नदी पर बना डैम था। जब लोहनक लेक जो है सिक्किम की, उसके ऊपर जब बादल फटा और शायद नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, उसकी साइस्मिक एक्टिविटी, उसके कंपन से जब बाउंड्रीज टूट गई लोहनक झील की और वो पानी तेज गति से नीचे आया, साथ में बादल के फटने की घटना हुई। एक साथ ये पानी आया और चुंगथांग और मदान इलाके के बीच में जो डैम बनाई गई है, चुंगथांग डैम, जिसे कहा जाता है तीस्ता ऊर्जा डैम कहा जाता है, वहां पर पानी इतना ज्यादा अधिक हो गया दोस्तों कि 60 मीटर ऊंचा ये डैम और इसकी दीवार फट गई और उसके बाद ऑलरेडी इस रिजर्वॉयर में पानी भरा हुआ था। अब सोचने वाली बात है कि आखिर डैम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। डैम का इस्तेमाल किया जाता है पानी के बहाव को रोककर उससे बिजली पैदा करने के लिए, और ये एक लेवल 3 का तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो 1200 मेगावाट बिजली दे रहा था सिक्किम को। तब वहाँ पानी हमेशा भरा रहता था। अब यहाँ पर जब बादल फटा, लेक फटी, झील फटी और उसका पानी एक साथ आया, ऐसे में ऑलरेडी पानी वहाँ था, तो जब उसने दीवार को तोड़ा और ये डैम जब फटी, तब इसने और फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर दिया और पानी का बहाव कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से तीस्ता नदी में इतनी बाढ़ आ गई कि अचानक 15 से 20 मीटर की जो उसकी डेंजर लाइन के ऊपर पहुंच गई तीस्ता नदी। और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन आया और उसके बाद जो तबाही मची, 3000 नहीं 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं दोस्तों। ये रियलिटी है। उनके घर तबाह हो चुके हैं, वो फाइनेंशियली चौपट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि जब ये डैम फटा, चुंगथांग डैम, तो अचानक से 5.08 मिलियन क्यूबिक पानी जो था, वो बाढ़ के पानी, बादल फटने के पानी, लोहनक झील के फटने के पानी के साथ मिलकर के एक खतरनाक हथियार में तब्दील हो गया और उसने पूरे सिक्किम को दहला दिया दोस्तों। खबरें आ रही हैं कि इसकी वजह से अब सिलीगुड़ी में भी जो नदी बह रही है, वो सीवियर लेवल के खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। इतना पानी वहां भी पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि SANDRP साउथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डैम, रिवर्स एंड पीपल, ये एक संस्थान है जो कि नदियों, डैम्स और उसके आसपास बसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करती है, रिसर्च करती है और रिपोर्ट जारी करके गवर्नमेंट को आगाह करती है। इसने सीधे सीधे कहा है कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है CWC, उसका एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये 60 मीटर ऊंची जो वॉल थी तीस्ता ऊर्जा डैम की, अगर वो फट रही है, उनको मालूम है, CWC को ये मालूम था इस बात का कि जो ये लोहनक झील है, जो कि एक ग्लेशियल लेक थी, जो पहाड़ों में बर्फ जमा होती है, गर्मियों में जब वो बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है। ये वहाँ आकर जहाँ रिजर्वायर में स्टोर होता है, उससे जो झील बनती है, वो वाली झील है, ग्लेशियल झील है, लोहनाक जो झील बताई जा रही है। तो जब सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की झीलें जहाँ होती हैं, अगर इनके ऊपर में क्लाउड बर्स्ट हो जाए, देखिए क्लाउड बर्स्ट कहीं भी नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट खास करके उन इलाकों में होता है जहां पर प्राकृतिक वर्ल्ड डेवलप हो जाता है। देखिए जो पहाड़ होते हैं वो बादलों के मूवमेंट को रोक देते हैं। बादलों की एक पूरी खेत एक इलाके से धीरे धीरे बनते हुए आती होती है। वहां पर जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, 5000 मीटर ऊंचे पर्वत हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला में, हम सबको मालूम है, और सिक्किम जो है हिमालय क्षेत्र में आता है। वहां पर ये जाकर ये क्लाउड बर्स्ट इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं आपने अक्सर हर बरसात के सीजन में सुनी और देखी होगी। हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन इलाकों में सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, हर जगह ये होता ही रहता है। और ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है और उस जगह में अगर एक ग्लेशियर लेक है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खतरनाक है। सब जानते हैं कि इस बात को खुद CWC भी इस बात को जानता होगा। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि यहाँ पर ग्लेशियर लेक है और यहाँ क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही ज़्यादा तबाही होगी। अब इसके ऊपर फोर्स मल्टीप्लायर उस ऊंचाई के क्षेत्र में जहां पर बादल रुक रहे हैं, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, जहां पर ग्लेशियर लेक है, उसके ठीक नीचे में एक बांध का बनाया जाना, इतने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा खतरा था। अगर डैम टूटा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा खतरा था और इस खतरे की नॉलेज सबको थी। आखिरकार वो हुआ भी और इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी, इस अलर्ट
को इतने अच्छे तरीके से जानती थी अथॉरिटीज कि उन्होंने एम्बार्कमेंट बनाया हुआ था वहाँ पर। अगर कल को ऐसा कुछ होता तो रोकने के लिए एम्बार्कमेंट बनाया था। तो ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। जो एक गलती हो गई गवर्नमेंट से और CWC से वो ये था कि उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पर डिप्लॉय ही नहीं किया। लचान और लाचुंग रिवर्स के पास वहाँ पर उन्हें अर्ली वार्निंग सिस्टम बाढ़ का डिप्लॉय करना चाहिए था, जिससे कि लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी होती। इसमें गलती हो गई और उसके बाद इस प्रकार की तबाही देखने को मिली। ऐसे में दोस्तों अब ये बात जानकर आप अंदर तक हिल जाएंगे कि ये जो स्थिति सिर्फ सिक्किम में नहीं है, ये स्थिति पूरे इलाके में है। नॉर्थ ईस्ट में हिमालय जहाँ जहाँ गया है हर जगह प्रॉब्लम है। और आपको बता दें कि सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाता है। और यहाँ पर भी ये चीज हो चुकी है, जिस वजह से 100 जो गांव थे वो डुबान क्षेत्र में आ गए थे। और ऐसा लगातार होता जा रहा है। 2021 से अगर देखा जाए तो 2021 से अब तक 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ यही हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां बनाए गए हैं वो उनके ऊपर में या तो ग्लेशियर लेक है या फिर क्लाउड बस्ट होने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जहां पर बादल फटने की बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो इतना हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इन चीज़ों का कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं क्या वो प्रकृति के अनुरूप है कि उसके प्रतिकूल है। ध्यान से सुनिएगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 81 लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से ऊपर वाले हैं, ये प्लान्ड है और वहाँ पर इलाके में चल रहे हैं। 30 प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन है, जिनको बनाया जाना है और बनने वाले हैं, वो खत्म होने वाले हैं और आने वाले हैं। इसके अलावा 320 बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहे हैं, जिनके लिए पैसा दे दिया गया है और प्लानिंग चल रही है। कब इनको इम्प्लीमेंट करना है, कब लगाना है, कब खत्म करना है, कब डैम बन के तैयार हो जाएगा, ये आंकड़ा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। और हिमालय रीजन जो है जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है कार्यक्रम, ये साइसेमिकली एक्टिव जोन है, भूकंप क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट निकाला है डेवलपमेंट को आधार बनाते हुए कि इस इलाके में इतना पोटेंशियल है कि 1,15,550 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। आंकड़े गलत नहीं हैं, आंकड़े साफ हैं, गवर्नमेंट की मंशा भी साफ है। वो हमारे पहाड़ों से जो पानी बहकर आता है, जो नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ी इलाके हाइट में रहते हैं, पानी नीचे की तरफ आता है तो उनमें एक एनर्जी रहती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको देश में सप्लाई करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन इलाकों में रिहाइश भी है, वहाँ लोग भी रहते हैं। और ऐसे इलाकों में अगर इस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए तो आंकड़े निकल गए हैं, पोटेंशियल इतना बिजली पैदा की जा सकती है कि वो ठीक है। लेकिन वो जो लोग वहाँ रहते हैं, बहुत खतरनाक डिप्लॉयमेंट, वहाँ कहीं इस प्रकार की आपदा हुई तो हाँ, आसपास के पूरे गांव के गांव, शहर के शहर पूरे धुल जाएंगे। और आने वाले समय में जब इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाएंगे तो सोचे कि क्लाउड बस्ट हुआ, उससे एक डैम टूटा, उसके आगे जितने भी डैम होते हैं वो सब के सब टूट जाते हैं। तो ये सब ने पानी को अपने अपने लेवल पर रोक के रखा था और रुका हुआ पानी के साथ में ऊपर का पानी भी ऐड हो जाएगा तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। अगर एक साल पूरा पानी का वेग है तो जितने बार बांध बनेंगे उतना नीचे तक के बहुत ज्यादा तबाही होगी। ये एक रियलिटी है, इसे हमें समझना होगा और हमें इस पर एक्ट करना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है, डेवलपमेंट जरूरी है या फिर इंसानों की जिंदगी? आज की तारीख में जो 22,000 लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये 22,000 लोग ही जिम्मेदार हैं जो चाहते थे कि इनका खुद का घर हो पहाड़ों में, ये वहाँ रहना चाहते हैं? क्या वहाँ पर जो घूमने गए हैं टूरिस्ट, जो बाइक लेकर गए थे वहाँ घूमने के लिए और वो वहाँ फंसे हुए हैं, दूसरे टूरिज्म फैमिली लेकर गए थे वो वहाँ फंसे हुए हैं, उन आर्मी कैंप में जो जवान वहाँ तैनात थे बारदन के पास में, जिनके कैंप धुल गए, उनका गोला बारूद उन्होंने रखा था वहाँ पर भी, वो भी धुल गया इस बारिश में। तो इस खतरनाक बाढ़ में कौन जिम्मेदार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।